बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH302 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में भी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की ही एप्लीकेशंस को देखेंगे। यानी कि बिजनेस सेक्टर में हमने ये देखा था ना कि बेसिक मैथमेटिक्स कौन सी होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं। तो बिजनेस सेक्टर के अंदर हम लोग इस प्लस माइनस को कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग ग्रॉस अर्निंग्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है तो उसकी सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें अलाउंसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐड किया जाता है, कैसे टैक्स लगाया जाता है, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ये सब कुछ तो इन्होंने जब बस आपको बताया कि आपने नकली शक्लें नहीं मारनी, शॉर्टकट्स नहीं आपने यूज़ करें, लेकिन हम शॉर्टकट्स भी यूज़ करेंगे। ये जो है ना आपको मैं बता दूंगी कि एक्सेल से आपने कैसे पेपर सॉल्व करना होता है, बड़ा आसान होता है और MTH302 है भी बड़ी इंटरेस्टिंग। खैर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है लेक्चर। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, 3 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। एक होते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज, यानी कि रेगुलरली वो काम कर रहे होते हैं, उनको मंथली सैलरी मिल रही होती है, चाहे वो जितना भी काम करें उनकी वो फिक्स मंथली सैलरी होती है, उनको उतनी ही मिलेगी। उसके बाद एक होते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, उनको ना आवरली बेसिस पे पे किया जाता है, यानी कि इतने घंटे वो काम करेंगे तो उनको इतना पे किया जाएगा। और तीसरी तरह के एम्प्लॉयज होते हैं पेमेंट्स ऑन पर पीस बेसिस, यानी कि जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उतना उनको पे किया जाएगा, जितना उन्होंने काम किया उस बेस पे उनको जो है ना वो पे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रॉस अर्निंग सैलरी। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, कुल मिला के, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ग्रॉस सैलरी के अंदर आ जाता है जो बेसिक सैलरी होती है वो, और साथ में जो मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस जो दिए जाते हैं वो, इनको टोटल मिला के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। इसमें आपकी बेसिक सैलरी, अगर कंपनी आपको हाउस रेंट भी दे रही है, आपको कन्वीनियंस अलाउंस भी दे रही है, आपको कोई यूटिलिटीज अलाउंस दे रही है, आपको हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के अलाउंस दे रही है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मेडिकल की जितनी भी होती हैं वो सारी दे रही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रॉस सैलरी के अंदर आ जाएंगी। जब आप उसको सम करेंगे, आप उसको जब प्लस करेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अच्छा, टैक्सेशन का ना एक रूल है, जो टैक्स लगाया जाता है ना किसी की सैलरी के ऊपर, वो इस तरह से लगाया जाता है कि उनकी जो बेसिक सैलरी होती है, अगर तो उस बेसिक सैलरी का 50% बन रहा है उनका अलाउंसेस, यानी कि अगर एक इंसान की जो है ना 1 लाख सैलरी है, ठीक है, और उसको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो उसके 50,000 हैं, तो 50% हो गया ना उसकी बेसिक सैलरी का। अलाउंसेस की मिकदार बेसिक सैलरी से उसकी कितनी है, 50% है। फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर बेसिक सैलरी से अगर बेसिक सैलरी का अगर हम लोग 50% निकालें तो 50% से भी ज़्यादा उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो फिर उसके अलाउंसेस पे टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अगर 1 लाख सैलरी है तो 50,000 अगर उसको अलाउंसेस मिलते हैं तो उसके अलाउंसेस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी इंसान की 1 लाख सैलरी है लेकिन अलाउंसेस कितने हैं उसके, 70,000 उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो फिर क्या है, उसकी अलाउंसेस उसकी बेसिक सैलरी की 50% से ज़्यादा है। ठीक है, कितने ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। 50% अलाउंसेस पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन उसको अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं, 70%। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर के जो 20% अलाउंसेस हैं उसके ऊपर उसको जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है जो यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ भी आप इन्होंने पूरे सिनेरियो कैलकुलेट करके बताया हुआ है। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 है, और अलाउंसेस कितने हैं, 5,000 है। ये तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 10,000 का आधा यानी कि 50% ही 5,000 बनता है, तो यहाँ पे इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। खैर, सबसे पहले हम लोग ऐसे देख के तो नहीं हम लोग अंदाजा लगाते, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी होती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी थी, 10,000, और अलाउंसेस कितने थे, 5,000। हमने पहले ये देखना है कि अलाउंसेस बेसिक सैलरी का कितने % बन रहा है। ठीक है, परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। हमें पता होना चाहिए कि अलाउंसेस की परसेंटेज कितनी है, तो अलाउंसेस की परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाउंसेस यानी कि 5,000 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको बेसिक सैलरी के साथ यानी कि 10,000, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो हमारे पास क्या कितने आ जाएंगे, अलाउंसेस कितने हैं, 50% है। इसीलिए अलाउंसेस 50% है, तो क्योंकि 50% के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो टोटल जो इनकम होगी बंदे की, एम्प्लॉय की, वो कितनी होगी हमारे पास, 10,000 ही होगी। ठीक है,
अब हम लोग दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी है 10,000 और अलाउंसेस कितने हैं 7,000 है। हमने सबसे पहले क्या करना है, अलाउंसेस की परसेंटेज देखने की अलाउंसेस की परसेंटेज बन क्या रही है। तो इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने का वही तरीका है, अलाउंस कितने हैं 7,000, डिवाइड करेंगे इसको हम लोग बेसिक सैलरी के साथ यानी कि 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70%। अब आप लोग यहाँ पे देखिए अलाउंसेस कितने हैं 70% है। इसका मतलब क्या है, अलाउंसेस पे टैक्स लगेगा। लेकिन पहले हमने ये देखना है कि कितने परसेंट अलाउंसेस पे टैक्स लगेगा। हमने ये कहा था कि 50% अलाउंसेस जो होते हैं उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलाउंसेस कितने हैं 70%। तो सबसे पहले तो 70% माइनस 50% करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20%, ठीक है। यानी कि 20% अलाउंसेस के ऊपर टैक्स लगना है। अब 20% कितना बनता है ये हम लोग देख लेंगे। तो 20% बनता है 2,000, ठीक है। बेसिक सैलरी का 20% कितना बनता है 2,000 बनता है। तो इसका मतलब क्या है, तो 2,000 जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टोटल इनकम कितनी थी बंदे की, सॉरी जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी 10,000, प्लस उसमें हम लोग करेंगे ऐड 2,000, तो ये टोटल बन रहा है 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज के ऊपर हमें क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जो पिछला सिनेरियो था उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी पे टैक्स लगेगा, अलाउंस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अलाउंस 50% से ज्यादा थे तो इसीलिए यहाँ पे इनकम पे भी टैक्स लगेगा और अलाउंस पे भी टैक्स लगेगा और टोटल जो है ना 12,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है। ये इजी है, वैसे कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं अलाउंसेस का। जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हाउस रेंट 45% दिया जाता है। किसी भी इंसान की जो बेसिक सैलरी होती है उसको जो 45% बनता है ना, उतने पैसे उसको एज अ हाउस रेंट दिए जाते हैं। उसको जो कन्वेंस अलाउंस होते हैं वो 2.5% दिए जाते हैं और यूटिलिटी अलाउंसेस उसको 2.5% दिए जाते हैं। अब सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की 10,000 है, ठीक है, तो हाउस रेंट कितना है, हम लोग कह रहे हैं 45% है। तो हाउस रेंट के पैसे कितने बनेंगे, 45% को मल्टीप्लाई कर दें बेसिक सैलरी के साथ यानी कि 10,000 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आएगा 4,500, ठीक है। इसी तरह से कन्वेंस अलाउंस को आपने रुपीज में अगर कैलकुलेट करना है कि वो कितने बनेंगे, हमें ये तो पता ना कि 2.5% बनेंगे। तो 2.5% कितने पैसे होते हैं, तो बेसिक सैलरी 10,000 थी, उसको मल्टीप्लाई कर दे 2.5% के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे तो 0.025 के साथ मल्टीप्लाई किया 2.5% जो होती है ना परसेंटेज, अगर आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में सिखा चुकी, तो वो यही बनता है। और जब एक्सेल में कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर किसी इंसान की बेसिक सैलरी है 10,000, ठीक है, उसके पास जो उसका कन्वेंस अलाउंस कितना है 2.5%, ठीक है। यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है कि बनता कितना है कन्वेंस अलाउंस। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मैं पुट करती हूँ, इस पे मैं क्लिक करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, देखिए 250 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप देख लें ये 250 रुपीज ही है। एक्सेल का ये फायदा होता है कि आपको वो पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट परसेंटेज की फॉर्म में आपने लिखा हुआ होता है, एक्सेल खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। खैर, यूटिलिटी अलाउंस आप फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल में ही 2.5 को आप लोग 2.5% को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, साथ आपने परसेंट जरूर लगाना है, जस्ट नंबर नहीं लगाना, परसेंट जरूर लगाना है आपने, ठीक है। तो टोटल अलाउंस कितने बनेंगे 45,000, जो हाउस रेंट के अलाउंस को हमने कैलकुलेट किया, कन्वेंस का हमने 250 हमने कैलकुलेट किया, यूटिलिटीज का हमने 250 कैलकुलेट किया, तो टोटल अलाउंस कितने बन गए 5,000 रुपीज, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज आप लोग खुद देख लें, बेसिक सैलरी का 50% ही बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अलाउंसेस पे टैक्स नहीं लगेगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। कानून के मुताबिक हर जितने भी एम्प्लॉयज होती हैं उनकी जो ग्रॉस अर्निंग्स होती हैं, यानी कि अलाउंसेस वगैरह मिला के, सब कुछ मिला के जो उनकी टोटल अर्निंग्स बनती हैं बेसिक सैलरी के साथ ऐड करके, उसका 1/11% डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और हर जो कंपनी होती है वो भी 1/11% बेसिक सैलरी का वो भी कंट्रीब्यूट करती है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। अब कंपनी कितना कर रही है 1/11 और उधर से हर एम्प्लॉय कितना कर रहा है 1/11 कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 2/11 की बेसिक सैलरी की। तो ये प्रोविडेंट फंड में टोटल जमा कितना होगा
2/11 जमा होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपके MCQs में आता है कि प्रोविडेंट फंड कितना होता है। तो प्रोविडेंट फंड 1/11 होता है, लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 2/11 की होती है, क्योंकि कंपनी भी 1/11 देती है और एम्प्लॉय भी 1/11 की दे रहा होता है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 है और अलाउंसेस कितने हैं, 5,000 है। अब वो ये कह रहे हैं आप हमें ये बताएं कि प्रोविडेंट फंड में कितनी अमाउंट जो है ना वो डिडक्ट होगी, अमाउंट का वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखें प्रोविडेंट फंड होता देना कितना होता है, 1/11। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक में ये बताया था ना कि आपको अलाउंसेस बता दी जाते हैं कि 2.5% है फॉर एग्जांपल कोई एक अलाउंस। ठीक है, आपने उसकी अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना होता है, उस अलाउंस को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी बेसिक सैलरी के साथ। तो प्रोविडेंट फंड की हमने अमाउंट अगर निकालनी है तो प्रोविडेंट फंड को भी आपने बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1/11 मल्टीप्लाई विद 10,000, ये हमारे पास आंसर आता है 909। ठीक है, ये एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब कंपनी की कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं जो प्रोविडेंट फंड में है वो कितनी है, उसको भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1/11 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 के साथ। क्यों करें, क्योंकि बेसिक सैलरी ही एम्प्लॉय की 10,000 है, तो उसमें से वो 1/11% दे रहा है, तो 10,000 का 1/11% जो है वो कितना बन रहा है, 909.1 बन रहा है। ठीक है, तो टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएंगी एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड में, वो हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। प्रोविडेंट फंड कितना होता है, 1/11। तो बेसिक सैलरी में से आपने प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट कैसे करना है, प्रोविडेंट फंड को आपने मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक सैलरी के साथ, यानी कि 1/11 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सिंपली। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड जो होता है वो हमने तो ये देखा था ना कि प्रोविडेंट फंड वो होता है कि कंपनी भी देती है और एम्प्लॉय भी देता है हर मंथ अपनी बेसिक सैलरी का। लेकिन जो ग्रेच्युटी फंड होता है ना, ये 1/11 पार्ट होता है जो कि एम्प्लॉय देता है बेसिक सैलरी का हर मंथ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, प्रोविडेंट फंड में देखा जाए तो सिर्फ एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉय भी देता है और कंपनी भी देती है, लेकिन जो ग्रेच्युटी फंड होता है ना वो सिर्फ एम्प्लॉय देता है, वो कंपनी नहीं देती। ठीक है, तो ग्रेच्युटी फंड को अगर आपने टोटली कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 है तो ग्रेच्युटी फंड हमें पता है वो भी 1/11 ही होता है, तो आप 1/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी बेसिक सैलरी के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये इतनी जो है ना वो सेविंग्स होंगी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी फंड में। प्रोविडेंट फंड में सेविंग्स डबल हो जाती है ना, क्योंकि वो फिर कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर गई थी, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन ग्रेच्युटी फंड में कंपनी का नहीं होता, तो टोटल सेविंग्स बस एक यही होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लीव्स की। हर कंपनी की ना लीव्स के बारे में एक क्लियर पॉलिसी होती है। कैजुअल लीव्स जो लेने की जो इजाजत होती है वो एक साल में 18 छुट्टियां मिलती हैं। जो अर्नड लीव्स होती हैं वो भी एक साल में 18 दिन की होती हैं, और जो सिक लीव्स होती हैं वो एक साल में 12 दिन की होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 है, और अलाउंसेस उसके कितने हैं, 5,000 है। यहाँ पे अब आपने एक बात नोट करनी है, प्रोविडेंट फंड को आपने कैलकुलेट किया, आपने ग्रेच्युटी फंड को कैलकुलेट किया, आपने कन्वेंस अलाउंस को कैलकुलेट किया, आपने हाउस रेंट को कैलकुलेट किया, आपने अब तक जितनी भी कैलकुलेशंस की उन सब को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करते थे, बेसिक सैलरी के साथ। ठीक है, लेकिन जब आप लीव्स कैलकुलेट करते हैं ना तो उसको आपने कैलकुलेशन में बेसिक सैलरी नहीं यूज करनी होती, आपने ग्रॉस सैलरी यूज करनी होती है। यानी कि बेसिक सैलरी को पहले आप ऐड करते हैं अलाउंसेस के साथ, वो होती है आपकी ग्रॉस सैलरी। 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। ये जो ग्रॉस सैलरी होती है ना, इसमें से आप कॉस्ट निकालते हैं अपनी सारी लीव्स की। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है ना लीव्स का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कैजुअल लीव्स की बात करते हैं। कैजुअल लीव्स पर ईयर कितनी है, 18। ठीक है, अब 18 और हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, पर ईयर। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें एक मंथ के अंदर 22 दिन ही काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उनकी हफ्ते इतवार की छुट्टियां होती हैं, तो ऐसी कंपनी के हर मंथ के जो वर्किंग डेज बनते हैं ना वो 22 बनते हैं। ठीक है, अब 18 डेज की हम लोग बात कर रहे हैं, पर ईयर है, तो हमने
18 डेज को पहले डिवाइड करना है कि उस कंपनी में साल में कितने दिन कोई एम्प्लॉय काम करेगा, ठीक है। तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे पूरे कंपनी के साल के जो दिन बनते हैं, साल के जो वर्किंग डेज बनते हैं, वो साल के वर्किंग डेज हम लोग कैसे निकालेंगे। एक वैसे तो अगर हम लोग दिन ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना पूरे साल के, कि हम लोग 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं और उधर से जो है ना वो 12 होते हैं मंथ। लेकिन यहाँ पे हमें जो सिनेरियो दिया हुआ था वो ये था कि वर्किंग डे कितने 22 है, तो हमने 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, जो डेज हैं 18 डेज थे, 18 डिवाइडेड बाय पूरे साल के जो दिन कितने बन रहे 22 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इस सारे के सारे को फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,000 के साथ, यानी कि ग्रॉस सैलरी के साथ, और फिर आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से आपने ये सारी लीव्स कैलकुलेट कर लेनी होती हैं। सिक लीव है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 22 पर मंथ डेज है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस सैलरी यानी कि 15,000, फिर मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तीनों को आप कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि हर साल के अंदर जितनी भी लीव्स होती हैं उन सब की टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, यानी कि आप सबको आपस में प्लस कर लेंगे। अब आप लोगों ने ये देखना है कि टोटल कॉस्ट जो आपकी आई वो आपकी ग्रॉस सैलरी का कितने % बन रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए द टोटल कॉस्ट ऑफ लीव्स एज % ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है लीव्स की, वो उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 15,000 के साथ। 12 मल्टीप्लाई बाय 15,000 से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए हमारी जो टोटल कॉस्ट कितनी है लीव्स की वो ये है हमारे पास, ठीक है, 32,000 और 727, ठीक है। उसके बाद ये पूरे साल की है, एक मंथ की नहीं है। एक मंथ की तो आप लोग ये कहेंगे ग्रॉस सैलरी 15,000 है और लीव्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ गई, ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि कॉस्ट पर ईयर की हमने फाइंड आउट की थी ना, पूरे साल की हमने फाइंड आउट की थी, तो पूरे साल की लीव्स की कॉस्ट डिवाइडेड बाय पूरे साल की इनकम। पूरे साल की इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हर मंथ की ग्रॉस सैलरी 15,000 है, ठीक है, तो कुल 12 महीने हैं, तो हमारे पास तो 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 के साथ। यहाँ पे आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है, अपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है टोटल लीव्स की। जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है लीव्स पर ईयर की, वो डिवाइड कर देना है आपने सालाना इनकम के साथ। सालाना इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको 12 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करना पड़ेगा, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 18.2%, ठीक है। ये वही प्लस माइनस जो एक्सेल में होता है ना, जो मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सेल पे के वो कैलकुलेट करके नहीं बता रही, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आपने जब ये लेक्चर सुनना है ना, तो उसके बाद आपने बैठ के एक्सेल पे खुद प्रैक्टिस करते जाना। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सोशल चार्जेस की। सोशल चार्जेस जो होते हैं वो आपकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर वो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपकी ग्रॉस सैलरी पे लगाए जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो ना, अलाउंसेस वगैरह, वो जो हाउस रेंट के अलाउंसेस वगैरह और जो कन्वेंस अलाउंस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी बेसिक सैलरी पे लगती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करें ना, लीव्स की बात करें, सोशल बेनिफिट्स की बात करें, या इंश्योरेंस या मेडिकल की बात करें, तो ये सालाना ये ग्रॉस सैलरी पे लगती हैं, यानी कि बेसिक सैलरी को आप पहले अलाउंसेस के साथ प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी यहाँ पे 15,000। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीव्स की कॉस्ट की, ठीक है। हमने यही फाइंड आउट करना है ना, यानी कि हमारे पास हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर इतनी उन्होंने परसेंटेजेस बता दिए ना, जो लीव्स है उसकी परसेंटेज है 18.2%, जो मेडिकल है वो आपको 5% मिलेगा, और जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो आपको 5.8% मिलेंगे। अब इन सारी परसेंटेजेस की टोटल अमाउंट, यानी कि आपको रुपीस की फॉर्म में कितने कितने पैसे मिलेंगे, अब आप लोग ये जब कैलकुलेट करना चाहें तो ये आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लीव्स की कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट करेंगे रुपीस में, तो जाहिर सी बात है अपने क्या करना है, लीव्स की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है ग्रॉस सैलरी के साथ। आप लोग साथ नोट्स रख लें, बेशक कोई पेपर पेंसिल रख लें, साथ नोट करते हैं कि ग्रॉस सैलरी किस किस में यूज होती है, बेसिक सैलरी किस किस में यूज होती है। तो जो लीव्स हैं, लीव्स कॉस्ट
उसमें आप लोग क्या करेंगे 18.2% को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 के साथ। उसके बाद इंश्योरेंस और मेडिकल को अगर आप लोगों ने फाइंड कर देना है तो करना है तो जाहिर सी बात है 5% को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 के साथ, यानी कि ग्रॉस सैलरी के साथ करना है ना, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस 15,000 ही बनते हैं। उसके बाद दूसरे सोशल बेनिफिट्स कितने हैं 5.8%, यानी कि 5.8% मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आपके पास रुपीज की फॉर्म में आ जाएगा। अब टोटल सोशल चार्जेस कितने बनते हैं 4, यानी कि ये जो तीनों आपने कैलकुलेट की है इसको आप लोग आपस में प्लस कर लेंगे तो 4,350 बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी समरी बताई है। अलाउंसेस 50% बेसिक सैलरी, हमने ये भी कैलकुलेट किया था। ग्रेचुइटी हमने कितना कैलकुलेट किया 9.09% बेसिक सैलरी का। प्रोविडेंट फंड 9.09% कैलकुलेट किया था हम लोगों ने ऊपर। उसके बाद सोशल चार्जेस 29%। खैर इसको आप लोग छोड़ें। ग्रॉस रिम्यूनरेशन क्या होता है ये आप लोगों ने याद करना है, आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। ग्रॉस रिम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? ग्रॉस का मतलब होता है कुल मिला के, टोटल। ठीक है, किसी चीज के कुल मिला के जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, रिम्यूनरेशन वो पे होती है जो सैलरी होती है आपकी, वो तो कुल मिला के जो भी आपकी सैलरी वगैरह बनती है उसमें आपकी बेसिक सैलरी भी आ जाती है। ग्रॉस रिम्यूनरेशन के अंदर हाउस रेंट के अलाउंस, कन्वेंस अलाउंसेस, उसके बाद यूटिलिटीज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, लीव्स, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल ईटीसी, जो दूसरे जो सोशल चार्जेस होते हैं सारे के सारे कुल मिला के आपका ग्रॉस रिम्यूनरेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं बेसिक सैलरी है 6,000 की किसी एम्प्लॉय की, और इसमें से वो बता रहे हैं कि आप जो है ना वो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करें चीज़ों को, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेसिक सैलरी हमें पता है ना 6,000 है। हाउस रेंट 45% होता है, तो आपने क्या करना है उसी हाउस रेंट को 45% को बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कन्वेंस अलाउंस भी ऐसे ही है, जितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक सैलरी के साथ। यूटिलिटी अलाउंस को भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक सैलरी के साथ। ये आपके पास फिर जो तीनों तरह के जो अलाउंसेस होंगे उसको आप लोग आपस में प्लस कर लेते हैं तो आपके पास टोटल अलाउंसेस आ जाते हैं। प्रोविडेंट फंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि आप लोगों ने 1/11 को मल्टीप्लाई कर देना 6,000 के साथ। ठीक है, प्रोविडेंट फंड आपके पास आ जाता है। कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन होती है प्रोविडेंट फंड में वो भी आप लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ग्रेचुइटी फंड भी आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। लीव्स को कैसे फाइंड आउट करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी वही चीजें जो मैं आप लोगों को ऊपर आसान करके बता चुकी हूँ, ये वही सारी चीजें, इसमें आप लोगों ने उलझना नहीं है, बस उसी की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग बात करते हैं आगे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। परसेंट को फ्रैक्शन है अगर आपके पास तो आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो भी वैल्यू आपके पास होती है आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंट आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 0.1 है, आपने इसको परसेंट में कैलकुलेट करना है तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। और इसका एक आसान तरीका एक्सेल में भी है। एक्सेल में भी इसका आसान तरीका क्या है, 0.1 की आपने परसेंट निकालनी है ना, आप लिखेंगे 0.1। ये अगर हम लोग ऊपर चलें, सॉरी होम टैब, ये 0.1 है, ये जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे आप यहाँ पे लिख दे परसेंटेज। ये हमारे पास परसेंटेज, इस पे आप क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास 10% आ गया है। एक्सेल में इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कॉमन फ्रैक्शन की। कॉमन फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? वो फ्रैक्शन जिसमें नॉमिनेटर में एक इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर में एक इंटीजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। यानी कि 1/2, 10/100 इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर ऊपर और इंटीजर नीचे, तो वो कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन होती है। आगे हम वो कह रहे हैं 20% को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये भी बड़ा आसान है, आप लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है ना, तो ये परसेंटेज है, इसको आप लोग क्या करेंगे यहाँ से परसेंट वाली चीज को आप लोग जनरल में सिलेक्ट कर लें। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 20% का ही फ्रैक्शन निकालना है तो एक और तरीका भी है, इक्वल साइन प्रेस करें, 20% लिखें 20% और एंटर प्रेस कर दें, ये देखिए 0.2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है एक्सेल में। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हर नंबर जो इस तरह से लिखा हो कि एक इंटीजर हो, उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट हो और फिर उसके बाद डिजिट्स हो, उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, तो 20% को मैं आप लोगों को वो कन्वर्ट करके बता चुकी हूँ एक्सेल में, तो ये 0.2% बनता है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है इसकी। परसेंटेज इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर कॉल्ड द बेस बाय अ परसेंट। अच्छा, परसेंटेज जो है ना वो क्या होती है? परसेंटेज को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपका नंबर होता है ना उसको आप लोग बोलते हैं बेस, जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है।
ठीक है। और उसके बाद वो जो आपका जो नंबर है उसकी परसेंट कितनी है उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर मैं आपको बताती हूँ, परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं व्हाट परसेंटेज इज 20%, ये हमारे पास क्या है 20% है, ठीक है। और ये क्या है 120, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप परसेंट को 120 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। एक परसेंट वाला जो होता है ना इसको हम लोग रेट भी बोलते हैं। यहाँ पे रेट क्या है यानी कि परसेंट क्या है 20%, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बेस क्या है 120, कैलकुलेट क्या करना है आपने परसेंटेज को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों ने याद कर लेना। तो बेस मल्टीप्लाई बाय रेट यानी कि 20% मल्टीप्लाई बाय 120 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सेल में आप लोग बेशक मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। 20% मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल साइन प्रेस करती हूँ, यह आता है हमारे पास 4, सॉरी यहाँ पे 120 कैलकुलेटर 120 कर लेते हैं भाई, ये यहाँ पे 120 एंटर, ये 24 आ गया हमारे पास आंसर। ये देखिए यहाँ पे भी आंसर 24 ही है। आगे वो फिर पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज इज 6% ऑफ 40, यहाँ पे भी 6% क्या है रेट है, 40 क्या है बेस है, तो रेट मल्टीप्लाई बाय बेस इज इक्वल टू परसेंटेज, यानी कि 6% को मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 के साथ। अच्छा फॉर एग्जांपल आपको वो परसेंटेज भी दे देते हैं और रेट भी दे देते हैं और आपको ये कहते हैं कि बेस फाइंड आउट करें, तो उसका क्या फार्मूला होगा, बड़ा आसान सा है। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। अगर आपने बेस कैलकुलेट करनी है तो आपने क्या करना है, इस रेट को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। रेट यहाँ पे बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे परसेंटेज के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये तो आपको सबको पता ही होगा ना, बड़ी बेसिक सा रूल है मैथमेटिक्स का। तो बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रेट क्या है हमारे पास 24% दिया हुआ है इन्होंने और परसेंटेज क्या है 96, तो बेस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा फिर 96 डिवाइडेड बाय 24%, हमारे पास आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। ये परसेंटेज देख के काफी आपके एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी काफी ज्यादा आपके आते हैं, आपके क्विजेस में भी और मिड टर्म में भी। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जैसे आप लोग फार्मूला याद करेंगे, जैसे आप लोग इसको समझ लेंगे ना, तो बस आपको कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। आपको वो बताएंगे इतना अलाउंस है और इतनी बेसिक सैलरी है और आप हमें अमाउंट निकाल के दिखाएं। तो आपने करना क्या है, अलाउंस जितनी परसेंटेज होगी ना, फॉर एग्जाम्पल 2.5% है, उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है अपनी बेसिक सैलरी के साथ। हाँ, ये बात आप लोग याद रखें कि बेसिक सैलरी आपने कहाँ पे यूज़ करनी है और ग्रॉस सैलरी कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।